सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और काफी दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाई और कुछ अपडेट्स हैं बारसा से रिलेटेड, वो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जिसके अंदर स्ट्राइकर है, जिसके अंदर लेफ्ट विंगर की न्यूज चल रही है, जिसके अंदर सेंटर बैक्स की न्यूज चल रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जल्दी से अपडेट दे दूं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लमीन यमाल मोस्ट लाइकली सेल्टा वीगो गेम में अवेलेबल नहीं होंगे, उसके बाद अवेलेबल होंगे। और अभी भी उनकी यही न्यूज है कि ही इज डाउटफुल फॉर सेल्टा वीगो गेम। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग न्यूज भी आई है जो कि पहले भी काफी दफा आ चुकी है कि लमीन यमाल, बारसा ने ये क्लेम किया है कि लमीन यमाल के लिए 250 मिलियन यूरोस की बिड, जो कि राइटली सो बारसा ने रिजेक्ट की थी और करनी भी चाहिए थी, बिकॉज आप अपना प्रेजेंट फ्यूचर जो है वो बेस्ट प्लेयर नहीं जो है वो बेचते किसी भी दूसरे क्लब को या राइवल क्लब को, जो कि स्पेशली जो चैंपियंस लीग के अंदर होता है। और हमने देखा है कि लमीन यमाल के बगैर इस सीजन भी 2 मैचेस के अंदर बारसा के साथ क्या हुआ है। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इट डज नॉट मेक सेंस। तो बारसा ने क्लेम किया अगेन 250 मिलियन यूरोस की बिड रिजेक्ट की थी। दूसरी तरफ अगर आप पेरिस बेस या फिर जो फ्रेंच मीडिया है उसने ये क्लेम किया है कि ऐसी कोई बात नहीं, ऑफिशियल बिड कोई नहीं थी, सिर्फ इंक्वायर किया था, इंक्वायरी की थी, लेकिन ऑफिशियल बिड कोई नहीं थी। देखें, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं हकीकत होगी, क्योंकि अगर ये ना होती और इतना बड़ा क्लेम अगर बार्सिलोना कर रही है तो पीएसजी जिस तरह का क्लब है, जितना वोकल क्लब है, वो आराम से आके इस चीज को डिनाई कर सकता था। उनको किसी आउटलेट के थ्रू भी डिनाई करने की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्टली इस चीज को डिनाई कर सकते थे, लेकिन वो अभी तक उन्होंने नहीं किया। खैर, ये तो मेरे ख्याल में एक न्यूज है, मैंने आपको बता दी, लेकिन ये बारसा को लमीन यमाल को बेचने का सोचना भी नहीं चाहिए और आई थिंक बारसा सोच भी नहीं रहा। अब तो ये तो हमने लमीन यमाल के ऊपर बात करी है, पहले स्ट्राइकर के ऊपर बात कर लेते हैं। जोनाथन डेविड, देखें विक्टर गोयक्रेस की भी न्यूज चल रही थी, अब उनका क्या प्राइस टैग होगा और भी कौन से क्लब्स इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जोनाथन डेविड एक ऐसा प्लेयर है, देखें लेवेंडोस्की, हमें पहले सिचुएशन समझने की जरूरत है। देखिए, लेवेंडोस्की का ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। हमें वो प्लेयर चाहिए, अब आपको ये बात पसंद हो या ना हो, हमें वो प्लेयर चाहिए जो कि थोड़ी देर अकेली आके अच्छा क्वालिटी प्लेयर भी हो, जिसका फ्यूचर हो। जैसे पहले फॉर एग्जांपल हमने विक्टर रोक को साइन किया था, ठीक है, अभी वो हमारे प्लेयर हैं, लेकिन वो बेंच पे बैठ सकते थे, वो लोन पे भी चले गए। अगर उनकी डेवलपमेंट अच्छी होती है तो वो वापस आ सकते हैं बारसा 11 के अंदर, लेकिन वो वेट कर सकते हैं बेंच के ऊपर लेवेंडोस्की के साथ। तो आपको भी एक ऐसा प्लेयर चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जोनाथन डेविड 100% एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बेंच के ऊपर बैठने के लिए 100% रेडी हो जाएंगे, लेकिन उनके चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। और जोनाथन डेविड ने स्टेटमेंट भी दे दिया अब कि भाई उनका ड्रीम क्लब था, और ऑब्वियसली अगर आप वहां पे खेलेंगे तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो ये जोनाथन डेविड ने बोल दिया, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जोनाथन डेविड के अगर ऊपर बारसा जाती है, वो फ्री ट्रांसफर है, तो निगोशिएट करना भी मुश्किल नहीं होगा एज फार एज वेजेस आर कंसर्न, बिकॉज वो भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है बार्सिलोना के लिए इस फाइनेंशियल सिचुएशन में। तो जोनाथन डेविड एक अच्छी ऑप्शन है। बारसा, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजी होगी, ये मार्केट को एनालाइज करेगी, लेकिन उसके बाद बारसा ये सोचेगी और बारसा के जहन में होगा कि यार जोनाथन डेविड एक ऐसा प्लेयर है जो कि फ्यूचर भी हो सकता है, उसके ऊपर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट क्या करना है, फ्री के अंदर आएगा वो, बस वेजेस आपने देनी है, और वो थोड़ी सी ट्रांजिशन भी हो सकती है फ्रॉम लेवेंडोस्की टू जोनाथन डेविड। ये आई थिंक यही सेम आइडिया था विक्टर रो का, जो कि अभी तक वर्क नहीं किया। लेकिन देखें, 30 मिलियन देने पे प्लस एडॉन्स देने पे या फिर किसी और प्लेयर के ऊपर 40-50 यंग प्लेयर पे देने पे बेहतर ये है कि आप जोनाथन डेविड को फ्री के अंदर ले आए। वो सेफ है, अगर आपने बेचना भी होगा तो आप प्रॉफिट में जाएंगे, ठीक है, आपको नुकसान कोई नहीं होगा। अब विक्टर रो का कहीं ना कहीं बारसा को नुकसान उठाना पड़ेगा अगर वो चलते नहीं है रियल बेटिस के लिए भी, बिल्कुल भी। तो जोनाथन डेविड इज वेरी गुड ऑप्शन और बारसा को बिल्कुल नजर रखनी चाहिए, स्पेशली स्टेटमेंट के बाद। ये तो होगी अब जोनाथन डेविड की बात। अब हम पहले बात कर लेते हैं लेफ्ट विंगर्स की। अब काफी ज्यादा न्यूज चल रही है, देखें रफीनिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं और रफीनिया को डिजर्व भी करते हैं, वो कैप्टन भी हैं, वो लीडर हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हमें ये बात समझने की जरूरत है कि मैं इस सीजन से पहले भी कह रहा था, और मैं तो बहुत हाईली हमेशा से रेट करता रहा हूं रफीनिया को, आप सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद इस सीजन से पहले मैं ये कह रहा था कि यार आपकी प्रोफाइल नहीं है लेफ्ट विंगर की, एक राइट फुटेड लेफ्ट विंगर, प्रॉपर लेफ्ट विंगर आपके स्क्वाड के अंदर नहीं है, और कोई दुनिया का ऐसा स्क्वाड नहीं है, ऐसी टीम नहीं है जहां पे एक एटलीस्ट लेफ्ट विंगर ना हो राइट फुटेड, ठीक है, आप जाके देख लें। अब दिस इज स्टिल ट्रू। देखें, रफीनिया रहे हैं, रफीनिया सेंट्रली भी खेल लेते हैं, हमने कितनी दफा देखा है, लमीन यमाल वाइड खेलते हैं। तो और ऑब्वियसली अगर आपको चाहिए, एक ऑप्शन चाहिए होती है बहुत सी डिफरेंट गेम्स के अंदर, बहुत सी डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, इंजरी क्राइसिस के अंदर आपको एक लेफ्ट विंगर चाहिए, एक ऑप्शन चाहिए। वो डेनी ओल्मो नहीं है, वो रफीनिया नहीं है, दे कैन प्ले ऑन दैट साइड बट यू नीड एन ऑप्शन। अब नाम कौन से आ रहे हैं,
ऑब्वियसली पहले निको विलियम्स का नाम आ रहा है और वो दोबारा आना था, ये मैंने आपको काफी दफा बताया था कि निको विलियम्स की रीजन स्टे करने की फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है बारसा की, बल्कि है थी, ठीक है। तो वो बारसा का जो प्रायोरिटी टारगेट थे, या फिर शायद वो उतना ज्यादा वेट नहीं करना चाहते थे, एंड देन बारसा वेंट फॉर डेनियल मोर। उनको रजिस्टर करने में कितने इश्यूज हुए ये आप सबको पता है। अब दो इश्यूज हैं निको विलियम्स को लेके। पहला है कि अभी रिपोर्ट हो रहा है कि 65-70 मिलियन यूरोस तक उनकी फीस हो सकती है अपफ्रंट, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा इशू है बारसा के लिए। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि निको विलियम्स अच्छे खासे पैसे ले रहे हैं एथलेटिक क्लब से। 9-10 मिलियन नेट सैलरी उनकी रिपोर्ट होती है, जो कि बहुत ज्यादा है इफ यू कंपेयर टू द बारसा वेज स्ट्रक्चर आल्सो। बारसा, मुझे नहीं लगता और ना बारसा को ये करना चाहिए कि आप एक बाहर से यंग प्लेयर, आपके इतने अच्छे यंग प्लेयर और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आप बाहर से एक यंग प्लेयर को लाके जिनकी परफॉर्मेंस उनसे अच्छी नहीं है, आप उनको लाके 9-10 मिलियन नेट सैलरी दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो बारसा को अगर निको विलियम्स के लिए जाना है तो अपनी टर्म्स के ऊपर जाना है, उनकी टर्म्स के ऊपर, 9-10 मिलियन नेट के ऊपर, बिकॉज दिस विल डेफिनेटली बी मोर देन लमीन यमाल। जो आपको लमीन यमाल को देंगे, पेड्री, गावी, इन सबको जो कॉन्ट्रैक्ट देंगे, इन सबसे ज्यादा होगा। 9-10 इज एब्सोल्युटली क्रेजी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है निको विलियम्स के लिए। अब आ जाते हैं हम कवर्ट्सकेलिया। देखिए, कवर्ट्सकेलिया मुझे बहुत पसंद है। मेरे से जब भी पूछा जाता है मैं आपको बताता हूं कवर्ट्सकेलिया, राफेल लियोन, निको विलियम्स, ये एक मेरा जो है वो नंबर मतलब प्रायोरिटी लिस्ट है, ठीक है। अब इसमें फाइनेंशियल सिचुएशन और ये सारी चीजें डिपेंड करती है। निको के लिए इसलिए मैं बहुत ज्यादा बोल रहा था बिकॉज वो इन सबसे सस्ते थे पिछले सीजन, ठीक है। अगर बारसा उनके साथ नेगोशिएट कर लेती, 60 मिलियन 55 मिलियन की बात हो रही थी। राफेल लियो की बात अब मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा बिकॉज भाई वो बंदा 100-150 मिलियन के करीब है, ठीक है, और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी लंबा है। अब मेन है कवर्ट्सकेलिया, ठीक है। कवर्ट्सकेलिया मुझे बहुत पसंद है, पावरफुल प्लेयर है, अच्छा लेफ्ट विंगर, राइट फुटेड प्लेयर है, ड्रिबलिंग है, वर्क रेट है, सब कुछ है उस प्लेयर के पास, मेरा अपना पर्सनली ओपिनियन है। इशू क्या है, अब उनका प्राइस टैग क्या, वो सामने नहीं आया। अब नेपोली उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के चक्रों के अंदर है, और नेपोली हमेशा लेट कर देती है प्लेयर्स को, वो ड्रैग ऑन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है। कुलाबाई को देख लें आप ओजेमन को देख लें, और आई रियली होप के कवर्ट्सकेलिया के साथ भी ऐसा हो, और बारसा को वो कट ऑफ प्राइस में देखें। जब भी किसी प्लेयर के मसले चलेंगे उस बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने में, वो प्लेयर कट ऑफ प्राइस में अवेलेबल होगा, प्राइस में अवेलेबल होगा। ये बारसा को अब नजर रखनी है। मैं प्रायोरिटाइज डेफिनेटली करूंगा कवर्ट्सकेलिया को ओवर निको विलियम्स, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल सिचुएशन। तो ये हो गया लेफ्ट विंगर की बात। अब हम आ जाते हैं सेंटर बैक से। भाई क्रिस्टनसन की ये न्यूज है कि उनका ऑपरेशन हुआ है और वो 2 महीने के लिए अवेलेबल मजीद नहीं होंगे। तो क्रिस्टनसन इस हाफ सीजन में अवेलेबल ही नहीं थे। अब क्रिस्टनसन को बेचने की बातें आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, मैं उसकी लॉजिक आपको समझाता हूं कि, और ये सेंस भी बनती है या नहीं बनती। देखिए, अराहो की न्यूज आ रही है कि अराहो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। उनकी काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। देन यू हैव अराहो, यू हैव कुंडे, यू हैव कुबार्सी। इनिगो का डेफिनेटली ऑटोमेटिकली, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा बिकॉज ही इज प्लेइंग दोज मिनट्स, राइट। तो आपके पास ये प्लेयर है। अब जोनाथन टाह की बात चल रही है। जोनाथन टाह की क्यों बात चल रही है? अब क्या क्रिस्टनसन और जोनाथन टाह क्रिस्टनसन से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेटर है? मेरे हिसाब से जितनी दफा भी सेंटर बैक खेला क्रिस्टनसन ने, 95% ऑफ द टाइम उन्होंने बिल्कुल समझ लें 9 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद इस टाइम आप पूछेंगे तो क्रिस्टनसन इज बेटर देन जोनाथन टाह। फ्यूचर क्या होल्ड करता है हमें नहीं पता, ठीक है। तो क्यों बारसा ये सोच रही है? बारसा इसलिए ये सोच रही है बिकॉज फाइनेंशियल सिचुएशन। अराहो अगर रुक जाती हैं तो वहां से पैसा जनरेट नहीं हो पाएगा। तो बारसा का थॉट प्रोसेस ये है कि भाई हमें कुबार्सी तो है, हमारे पास इनिगो मार्टिनेस भी है, 2 और सेंटर बैक भी हैं, हम फ्री के अंदर जोनाथन टाह को लेके आते हैं सेम या कम वेजेस के ऊपर जो हम क्रिस्टनसन को दे रहे हैं, और क्रिस्टनसन के ऊपर हम 30-40 मिलियन यूरोस मिनिमम कमाते हैं। ये बारसा की स्ट्रेटेजी है जो कि मुझे समझ लग रही है, ठीक है, और सेंस भी बनाती है। क्रिस्टनसन से बेहतर नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जोनाथन टाह, ठीक है, लेकिन बारसा पैसा जनरेट कर सकती है, सेम एज ग्रुप का प्लेयर लेके आ सकती है, शायद कम वेजेस में या सिमिलर वेजेस में, और पैसा भी जनरेट, जैसे मैंने आपको कहा, कर सकती है। तो ये थॉट प्रोसेस हो सकता है। और कुबार्सी जब से अच्छा खेल रहे हैं बारसा के लिए,
तब से बारसा के पास ये लग्जरी है। मैंने आपको पिछले सीजन ही बता दिया, अगर कुबारसी अच्छा खेलते हैं ना तो बारसा के पास एक सेंटर बैक सेल करने की लग्जरी होगी, ठीक है। और वो ये सोच रही है बारसा, वो विंटर के अंदर होगा समर के अंदर होगा आई डोंट नो। बाकी यही न्यूज चल रही है, फ्रैंकी डियोंग इज मोस्ट लाइकली विल बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट गेम, और कितना फिट होते हैं, क्या उनका एंकल का जो है वो कंडीशन है, वो तो अब वक्त ही बताएगा। सो ये सारा अभी जो है न्यूज चल रही थी, मैंने आपको बता दिया। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्कल बारसा।